हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आपसे अब से पहले कई बार ये बता चुके हैं कि आरएसएस, बीजेपी और इजराइल का नजरिया एक ही है। हमें वो याद है जब पहली बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अडवाणी साहब इजराइल जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वो कोट अनकोट टेररिज्म का वो मुकाबला जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं उनसे। और उसके बाद नफरत की सियासत कहां तक पहुंची, जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात नॉर्मल होने लगे, जिस तरह से हमने देखा वो ऐसी ऐसी वीडियो कि आदमी लरस जाए। इस वक्त भारत में इलेक्शन है और इलेक्शन में अब मोदी जी बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बेलगाम, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी बोलेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। इस हद तक वो पहुंच चुके हैं। उधर इजराइल को भी नजर आ रहा है कि वो हार रहा है, जंग का सिर्फ हारने का, जंग के हारने का सिर्फ ऐलान बाकी है। आखिर क्या कुछ लिंक है? उधर अमेरिका में कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा के खिलाफ बाकायदा दोनों तरफ नफरत की सियासत, उसका उरूज और उसका जवाल वो हमारे सामने नजर आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उस इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं, यहाँ के हालात पर भी वो बारीकी से नजर रखते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियत के दरमियान। आपको क्या लगता है, ये जो नफरत की सियासत करने वाले, दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बेड़ा उठाने वाले लोगों का अब क्या अंजाम होता हुआ नजर आ रहा है? इजराइल और भारत दोनों जगह के हालात सामने हैं। यहां आईबी ने कह दिया है कि 180 182 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी एनडीए को। उधर वहां सिर्फ ऐलान बाकी है इजराइल के हारने का। आप क्या कुछ कह रहे हैं इन हालात पर? देखिए, दुनिया एक अजीबो-गरीब कशमकश से गुज़र रही है। एक तरफ जिसे हम राइट विंग रेडिकलाइज़ेशन कहते हैं, दाएँ बाजू का की नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद पसंदी, वो अपने उरूज पर है, जिसका सबसे बड़ा मज़हर दुनिया में आज के ज़माने में भी और दुनिया की गुज़िश्ता तारीख़ में भी इसराइल बना हुआ है। और ये ज़ायोनिज़्म जो सबसे बड़ा मज़हर है तशद्दुद और नफ़रत का, कम से कम पिछली 3-4 सदी में तो हम कह ही सकते हैं कि इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। और इसके बावजूद के उसके बाद तमाम किस्म के जो जदीद तरीन और मोहलक तरीन वसाइल हो सकते हैं, वो इसराइल और उसके हलीफ अमेरिका और यूरोप के कुछ ममालिक के पास मौजूद है। दूसरी जानिब इंतहाई कम रिसोर्सेज़ वाले, इंतहाई कमज़ोर समझे जाने वाले लोग सिर्फ़ ईमान और यकीन की ताकत पर खड़े हुए उसका मुकाबला कर रहे हैं। हम एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि तोप का तलवार का मुकाबला पत्थर से हो रहा है और पत्थर का जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तोप नाकाम हो रही है। ये एक बहुत वाज़ेह सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है। अभी मैं अगर सिर्फ़ फ़लस्तीन की बात करूँ, तो इसराइल और उनके हलीफ जिन खुशफ़हमियों का आज भी शिकार हैं, वो मैं उन्हें गैर हक़ीक़ी समझता हूँ। 7 अक्टूबर के बाद जो हालात ने जो टर्न लिया है, उसके बाद होश के नाख़ून लेने चाहिए थे इस्राइली हिकमतकारों को भी और अमरीकी सिफ़ारतकारों को भी, दोनों को लेना चाहिए। दोनों बहरहाल ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग समझे जाते हैं इस दुनिया के। इसके बावजूद अगर एंटनी ब्लिंकन आज ये कहते हैं कि इसराइल को जंग के बाद के इंतज़ामिया उमूर जो गज़ा के हैं, उन पर गौर करना चाहिए, उनका प्लान बनाना चाहिए। बगैर हमास के कैसे हुकूमत चलेगी, इसराइल कैसे गज़ा में हुकूमत चलाएगा, अरब के लोगों के साथ मुश्तरका तौर पर इसराइल एक हुकूमत वहाँ चला ले, इस किस्म की बातें जो दीवाने का ख्वाब दिखाई देती हैं, ये बातें एक वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का करे, तो ये बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना हिकमत अमली है, कि आप ये समझ रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं या ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हमास तो खत्म हुआ और अब जंग खत्म होके हम जीतने वाले हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, ये सारी दुनिया जानती है।
फ़लस्तीन को लेके जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अभी बहस हुई और 146 ममालिक ने फ़लस्तीन में यूएन में फ़लस्तीन को एक मुस्तकिल रुकनियत देने के लिए वोट किया। क्या वो कोई इंडिकेटर नहीं है कि फ़लस्तीन की ममलिकत और खुद हमास को क्या लेजिटिमेसी दुनिया में मिलने जा रही है? वो ये चाहते हैं कि जब फ़लस्तीनी ममलिकत का बाकायदा तस्लीम-शुदा एक ममलिकत बने, तो उसकी हुक्मरानी हमास के पास ना हो। सिर्फ इतना सा एक पेच बाकी रह गया है। यानी जंग से बैक आउट करने के लिए वो सिर्फ इतना ही एक बात कहना चाहते हैं और इस पर्दे में खुद को छुपाना चाहते हैं कि हमने हमास को डिसमेंटल कर दिया। बाकी सब ठीक है, जो मुमकिन नहीं है आज की तारीख में किसी सूरत भी। जो सारा नेगोशिएशन आप कर रहे हैं हमास के साथ। हमास ने इस कतर और मिस्र के दिए हुए फ़ॉर्मूले को एक्सेप्ट किया, जो पूरा का पूरा हमास की जानिब जा रहा था, हमास के फ़ेवर में जा रहा था और जिसमें इस्राएल की ख़ास बिल्कुल हज़ीमत साफ़ वाज़ेह थी कि वहाँ से मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, जंगी कैदियों का तबादला मुकम्मल होगा, मुस्तकिल हुक्मरानी का मौका दिया। उसको इस्राएल ने पहले कबूल किया और फिर रद्द किया। क्या इससे इंडिकेशन नहीं मिलता कि आपने हमास को अनऑफिशियल लेजिटिमेसी ऑलरेडी दे रखी है? और आज नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि साहब हम तो पीएलओ को भी हुक्मरानी में शामिल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमास का सॉफ्ट वर्जन है। तो भाई आप गज़ा में या पूरे के पूरे फ़लस्तीन में अगर पीएलओ, हमास और तहरीक-ए-जिहाद इस्लामी को माइनस करके क्या आप चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और इस्राइल ये सारे ममालिक मिलके फ़लस्तीन की हुक्मरानी चलाएँगे? क्या ये मुमकिन है? कि एक गैर हकीकी बातें उसी वक़्त में की जा सकती हैं, जब आपके हाथ में मुट्ठी में से रेत की तरह सब कुछ फिसल चुका हो, तब इस किस्म की दीवाने की पड़ इख्तियार की जा सकती है। इसकी उम्मीद नहीं थी कि फ़लस्तीन की एक अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा या खुद उनकी जो वॉर कैबिनेट है इस्राइल की, वो इस किस्म की गैर हकीकी बातें करेंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि जो आप फरमा रहे हैं कि जंग हार चुका है और जंग हारने का ऐलान बाकी है, तो उस ऐलान से बचने की हिकमत अमली चारों तरफ से ढूँढी जा रही है। जिस तरीके से आपने अभी इशारा फरमाया, पहले एक इस्राएली वज़ीर ने कहा कि बम गिरा देना चाहिए गज़ा के ऊपर। अभी फिर एक सेनेटर ने अमेरिका के कहा कि एटम बम गिरा दीजिए हिरोशिमा की तरह इसके गज़ा के ऊपर। कि मुझे बताइए गज़ा और इस्राइल आखिर कितने फासले पे है? जब आपने हिरोशिमा पे बम गिराया था, तो सिर्फ़ हिरोशिमा में बम के असरात बाकी नहीं रहते हैं। आपने अगर एटम बम गिरा दिया, तो गज़ा के लोग तो 23 लाख हैं। वो तो अपनी मौत को अपने हाथ में लिए खड़े हैं। मतलब इससे ज़्यादा कोई सूरत-ए-हाल हो नहीं सकती ना, कि भूखे नंगे लोग बमों के साए में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हम अनेक के साए में ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे। साँस वो नॉर्मल ऑक्सीजन में साँस नहीं ले रहे, वो बारूद की फ़िज़ा में साँस ले रहे हैं। तो एक ऐसी कौम जो भूखी हो, नंगी हो, बेघर, बेसरो-सामान हो और हवा भी ज़हरालूद हो, उस कौम के मुकाबले में वो लोग जो खुद को बहुत ही महज़्ज़ब, बड़े सिविलाइज़्ड शहरी ज़िंदगी में रहने वाले, मौत से डरने वाले, ज़िंदगी के लालची लोगों के जो 75 लाख की आबादी है इस्राइल की, क्या वो आबादी इसे कबूल करेगी कि उससे 25-50 किलोमीटर के फासले पर एक एटम बम छोड़ दिया जाए और फिर उसकी सारी नुकसानात इस्राइल की उस सरज़मीन पर हो, जहाँ पर पीने को पानी खुद से मिलता नहीं है। फिर घास नहीं उगेगी वहाँ। ज़िंदगी भर जो एग्रीकल्चर के खुद को पायनियर कहते हैं दुनिया के, कि हम ज़राअत के मैदान में बहुत बड़ी कुव्वत है, उनकी तो ज़राअत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सनत भी खत्म हो जाएगी। तो अगर वो गिराना चाहते हैं, ये उनकी ये ख़्वाहिश है, तो इसकी तकमील करके देखें वो। उसका नुकसान गज़ा को होगा या इस्राइल को होगा, ये बात वो भी जानते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी जानते हैं। ये मुमकिन नहीं है, किसी के बस में नहीं है, किसी के अंदर ये जुर्अत नहीं है कि इतनी अहमकाना हरकत वो कर सके। लेकिन अगर कोई नेतन्याहू ने अपनी साँसें खुद ही गिन ली हों कि मुझे सिर्फ़ इतनी ही साँसें जीना है, इससे ज़्यादा जीना नहीं, तब फिर वो ये हरकत भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ वो अपने 75 लाख लोगों को भी ख़त्म कर देंगे और इसराइल का वजूद अपने हाथ से वही एटम बम ख़त्म कर देगा। तो ये सारी अलामतें फ्रस्ट्रेशन की अलामतें हैं
बौखलाहट और झुँझलाहट का नतीजा है कि जिस अंदाज़ से डिप्लोमेटिकली कभी एक बयान आता है, फिर दूसरा आता है, ब्लिंकन जैसे लोग कहते हैं जैसे वाक़ई जंग खत्म हो गई है और पोस्ट वॉर हम इंतज़ाम करें। उधर अरब ममालिक कहते हैं कि हमको पोस्ट वॉर का ये इसराइली और अमरीकी फ़ॉर्मूला कबूल नहीं है। जॉर्डन तैयार नहीं है। यूएई ने अभी कहा कि जो साउथ अफ्रीका का केस है इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हम भी उसमें पार्टी बन जाएँगे। यूएई का बड़ा सख्त पहली बार इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। सऊदी अरब भी आखिरकार चीखने पे मजबूर हुआ कि साहब नहीं, 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 इसको तो हम नहीं मानेंगे। ये सारी सूरत-ए-हाल एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जो सियासी तौर पर और सिफारती तौर पर अमेरिका उसके हलीफों को इसराइल समेत हर एक को एक कटघरे में लाके खड़ा कर देती है कि जिसको कहते हैं ना ना पाए रफ्तार ना जाए मानद कोई छुपने की जगह जब ना मिल रही हो, तब इस किस्म की बातें की जाती हैं। जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में आरएसएस हमेशा एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है, प्रो इज़राइल ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है, प्रो ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है। जिस तरह दुनिया ने आज ज्यूज़ ज़ायोनिज़्म के अलावा क्रिश्चियन ज़ायोनिज़्म के वजूद को भी तस्लीम कर लिया है, उसी तरीके से दुनिया में अब बहुत जल्दी एक हिंदू ज़ायोनिज़्म के वजूद को भी तस्लीम किया जाएगा। ये आप बात यकीन रखिए कि हिंदू ज़ायोनिज़्म भी एक टर्म के तौर पर उभरेगा और ये हिंदू ज़ायोनिज़्म इस मुल्क में कम से कम 100 साल से मौजूद है। तो वो इसराइल के लिए जश्न मनाता रहा है, अभी भी वो बगले बजा रहे हैं। हमारे यहाँ हुकूमत हिंद का मसला ये है कि वो एक अपनी देरीना इसराइल फ़लस्तीन के बारे में जो पॉलिसी है, उससे तो सरफ़े-नज़र नहीं कर सकते ऑफ़िशियली। यूनाइटेड नेशन में उससे सरफ़े-नज़र नहीं कर सकते क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर उसके रिपरकशन हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा सियासी और सिफ़ारती और तिजारती भी बहुत होंगे, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन हुक्मरान जमात की पॉलिसी अलग है, हुकूमत की पॉलिसी अलग है, हुक्मरान जमात की पॉलिसी अलग है। इन 2 चीज़ों को फ़र्क में रखना चाहिए। हुक्मरान जमात को कंट्रोल करती है मीडिया और आप देखिए यूक्रेन के मामले में भी हुकूमत का मौक़िफ़ अलग था, हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ अलग था। इसलिए हमने देखा कि हम एक तरफ बैलेंस पोज़ीशन में थे सरकारी तौर पर, तो मीडिया रूस के खिलाफ यूक्रेन एक ज़ायोनिस्ट यूक्रेन की हिमायत में बात करता रहा। इसी तरह हमास के खिलाफ ये हमारा मीडिया और हमारे तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, वो हमास के खिलाफ बात करते हैं। आज भी उसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं, जबकि कोई किसी ने उसको ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं माँगा, मगर हमारा मीडिया कहता है, हमारे थिंक टैंक कहते हैं, हमारी दूसरी एजेंसीज़ हैं, जो कहती हैं और वो इस्राइल को सपोर्ट करती हैं। तो उनका मसला ये है कि वो ज़ायोनिज़्म जो मल्टी रिलिजियस ज़ायोनिज़्म अब बन चुका है, उसके हलीफ हैं। उसी सूरत-ए-हाल में इस इंतखाब को भी देखना चाहिए कि जो मौजूदा इंतखाब हमारे मुल्क में जारी है, उसमें ज़ायोनिज़्म की हर हद को नरेंद्र मोदी जी ने पार की। क्योंकि मैं आज की तारीख में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहना चाहता। इसलिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि ये बहुत सारे ममालिक में हमने देखा है कि जब जनरल इलेक्शन होता है मुल्क का, तो जो हुकूमत होती है वो एक केयर टेकर हुकूमत को काम-काज सौंप देती है और हुकूमत के आला ओहदेदारान अलग हो जाते हैं। तो एक हुक्मरान जमात का लीडर जो शूमीय किस्मत से वज़ीर-ए-आज़म भी है, तो एक ही साथ में वज़ीर-ए-आज़म और हुक्मरान जमात का लीडर है। तो अब वो किस हैसियत में तक़रीर करते हैं जब इंतखाबी रैली में खड़े होते हैं, तो क्या हम उनको वज़ीर-ए-आज़म हिंद समझें या हुक्मरान जमात का रहनुमा समझें? वो वज़ीर-ए-आज़म हिंद के ओहदे का गलत, नाजायज़, गैर दस्तूरी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क में रहने वाले 20% लोगों को उनकी कम्युनिटी का नाम लेके गाली देते हैं और इस बुनियाद पे चाहते हैं कि उनको अक्सरियती तबके का वोट पोलराइज़ करके मिल जाए। वो मुसलमानों का नाम लेके उनको गाली देते हैं। तो वो ये ज़ायोनिज़्म की एक एक्सट्रीम तस्वीर है। जिसको इस हैसियत से आम तौर पे देखते नहीं। लेकिन वो एक रेफरेंडम चाहते हैं इस तरीके से, इस नफ़रत अंगेज़ तक़रीरों के ज़रिए वो एक रेफरेंडम चाहते हैं कि भारत एक रेडिकलाइज़्ड रिलिजियस डेमोक्रेसी बन सकता है या नहीं बन सकता। जिस तरीके से इसराइल यहूदियत का नाम लिए बगैर एक ज़ायोनिस्ट रिलिजियस आइडियोलॉजी के साथ बनी हुई एक रेडिकलाइज़्ड गवर्नमेंट है।
नेतन्याहू की यूकिप पार्टी हो या जो दूसरी वहां पर जो उनकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो कोलिशन पार्टनर भी रिलीजियस मेंटेलिटी, रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ बनी हुई एक सरकार है, जिन्होंने ये मैंडेट लिया है कि ज़ायोनिज़्म को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए चाहे जितना वहशियाना, गैर इंसानी, सफाकाना अंदाज इख्तियार करना पड़े, लाखों लोगों को कत्लेआम करना पड़े, लेकिन वो ज़ायोनिज़्म को नाफिज करेंगे। सेम यही मैसेज निकलता है यही भारत में नरेंद्र मोदी जी की तकरीर से, कि नरेंद्र मोदी जी ये मैसेज दे रहे हैं अपनी इंतखाबी तकरीरों के जरिए कि वो उनकी हुकूमत बनी तो वो इस मुल्क में दस्तूर में ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं जो इस मुल्क को एक हिंदू ज़ायनिस्ट स्टेट बनाकर इस मुल्क के मुस्लिम अक़लियत का जो नुकसान भी कर सकते हैं उनके इख्तियार में, वो नुकसान कर सके। तो ये एक सिमिलैरिटी है हमारे मुल्क के इंतखाबात में और इस्राइल के तर्ज हुक्मरानी में। तो अगर ये दोबारा कामयाब होते हैं तो इस्राइल और भारत के हुक्मरानी के अंदाज में भी कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा, और ये सूरत हाल सूट करती है उन तमाम लोगों को जो यूरोप और अमेरिका के जेर इक़्तिदार चलते हैं, वो भारत को भी इसी सूरत हाल में धकेलना चाहते हैं। ये इंतखाब और इस्राइल में ये बड़ी मुमासलत हम देख आपने कहा कि वो हिंदू ज़ायनिज़्म की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहरहाल आम होने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये भी उसी इज़राइल के तर्ज़ फ़िक्र पर मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। अगर मोदी जी फिर से सरकार में आए तो वो इज़राइल के तरीके से ही यहाँ भी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे। अब मैं ताज़ा एक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि हमास जो है वो दोबारा अपने आप को मजबूत कर रहा है, रीस्टैब्लिश कर रहा है, और हम जो जो मकसद हमास को तबाह करने का था वो बहुत दूर है, नामुमकिन है, ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। दूसरी तरफ ये अरब मुल्कों की तरफ से एक चीज बहुत ही अहम है। एक मैं अभी पढ़ रहा था, एक फिलिस्तीनी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अब्दुल बारी अतवान, लंदन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बाइडन मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, ये जो हथियार रोकने की बात की है। अच्छा, झूठ का सिलसिला यही नहीं है, झूठ का सिलसिला अरब हुक्मरानों में भी है, जो अंदर बात कुछ और कर रहे हैं। जो बाइडन ने एक पिछले दिनों बयान दिया था कि अरब मुल्क है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनकी परेशानी बढ़ेगी, ये बात जो बाइडन ने कही। और उसके बाद यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया कि हम उस किसी भी गाजा को कंट्रोल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये हमास की और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की इतनी बड़ी कामयाबियां हैं कि इनको सबको झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसा क्या कुछ हो गया? ये बहुत ही अहम बात है कि इन सबको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। जंग को जारी रखने के बारे में भी कंफ्यूजन है, नतीजा सामने है, और इजराइल के अंदर जो बेचैनी है, आज वहां पर फौजियों को याद करने का मेमोरियल डे है, वहां के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी नॉर्मल होनी बहुत मुश्किल है, ये बात वहां पर कही जा रही है। क्या कुछ है, नतीजा क्या कुछ आ सकता है? ऐलान तो नहीं होगा, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हारने का ऐलान नहीं होगा, लेकिन चीजें सामने हैं, इजराइल हार चुका है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हार का ऐलान तो कभी भी नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या अफगानिस्तान में हार का ऐलान किया गया? हम्म। लेकिन हार तो गए। क्या ठीक। वियतनाम में हार का ऐलान किया गया? लेकिन हार गए। क्या हम्म। इराक में हार का ऐलान किया गया? लेकिन हार गए। इसी ठीक। तरीके से फिलिस्तीन में भी हार का ऐलान कभी नहीं होगा, लेकिन हार तो चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 अक्टूबर को ये हार चुके हैं। अब मसला जो आपने हमास के बारे में कहा, हमास कमज़ोर तो हुआ नहीं। अगर हमास कमज़ोर हो चुका होता अब तक, तो क्या ये लोग बगले ना बजा रहे होते? तो हमास ना तो डिसमेंटल हुआ है, ना कोलैप्स हुआ है, ना ही कमज़ोर हुआ है। तो हमास अपनी जगह इतनी बड़ी जंग के बाद 7 महीने गुज़र जाने के बाद भी हमास कमज़ोर नहीं हुआ। जहाँ तक अमेरिकी हथियारों का ताल्लुक है, एंटनी ब्लिंकन ने अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही ये हथियारों के बारे में ये कहा कि हम उस बराह रास्त हथियार नहीं देंगे, लेकिन हथियारों का सिलसिला
जारी रहेगा। रफ़ा पर जो बातें की जा रही हैं कि रफ़ा बॉर्डर पर रफ़ा के अंदर बमबारी नहीं होनी चाहिए, यूएन भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, यूरोप भी कह रहा है, लेकिन बमबारी तो हो रही है। और आपके बयानबाज़ी से ये ये बहुत बड़ा इंसानी एक ट्रेजेडी बन जाएगी और बहुत ये होगा, वो ये सब कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ तो हो रहा है, 7 महीने से हो रहा है, कुछ भी रुका नहीं। तो अमेरिका के इस बयान से कि साहब हम हथियार बंद कर देंगे, ऐसा हुआ और हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक आई वॉश के सिवा कुछ नहीं है और अमेरिका की तमाम मदद ये शामिल है और इस बात का सबूत ये है कि ब्लिंकन खुद कल ये कह रहे हैं कि साहब पोस्ट वॉर इंतज़ामिया में क्या हो और अगर वो नहीं हुआ तो हमास फिर बाकी रह जाएगा, फिर उसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक कदम आगे बढ़कर पहले पीएलओ को ये कहा करते थे कि उसको आप उपरांत हुकूमत सौंप देंगे। अब पीएलओ को भी उन्होंने कहा यानी फ़लस्तीन की तमाम तंज़ीमों को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर लिया कि इन तंज़ीमों को तो हम फ़लस्तीन में हुकूमत बनाने ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब इस्राइल कब्ज़ा कर लेगा फ़लस्तीन के ऊपर पूरे गज़ा और वेस्टर्न बेल्ट पे, जो मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत से। तो ये सारी चीज़ें ये सिर्फ़ इतना ज़ाहिर करती हैं कि अमेरिका के जो मंसूबे हैं, जो इस्राइल के मंसूबे हैं, वो मंसूबे इतने हैं कि किसी सूरत वो निजात हासिल करके एक कंप्लीट मतलब वो जो व सिर्फ़ इस्राइल है। हम लोग कहते रहे ना, एक चीज़ रहनी चाहिए, या हुँ, तो हुँ। इस्राइल या फ़लस्तीन। हाँ, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ़ इस्राइल कायम रहे। हुँ, हमास ये चाहता था कि सिर्फ़ फ़लस्तीन बाक़ी रहे, लेकिन अब फ़लस्तीन की बहुत सी तंज़ीमों ने इस बात पर आमादगी भी ज़ाहिर की कि टू स्टेट नेशन, टू स्टेट थ्योरी पर अमल दरामद कर लिया जाए। आज इस्राइल इसको भी इनकार कर रहा है। अमेरिका भी नहीं चाहता, इसके बावजूद कि ऑफ़िशियल स्टैंड उनका ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो, लेकिन अमलन अमेरिका नहीं चाहता, यूरोप के बहुत से ममालिक नहीं चाहते कि टू स्टेट सॉल्यूशन आए और इस्राइल की मौजूदा सरकार तो हरगिज़ नहीं चाहती। ऐसे में जो यरमानियों का मसला है, गिरफ्तार शुदगान जो इस्राइल के, उनके मसले को लेके जो अंदर बेचैनी है और मुस्तकिल एक 7 महीने की जंग जिसके खत्म होने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है, इस जंग के इस तरीके से खत्म हो जाने का जैसा का पोस्ट कर रहे हैं इस्राइल के ये लोग। तो वो लोग जो यूरोप के इंतहाई अपने इशरत कदों से निकल के इस्राइल में जाके आबाद हुए थे, एक ज़ायोनिस्ट स्टेट के नाम पर। उनके लिए जहन्नम में रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस्राइल बज़ाते खुद एक जहन्नम का नज़ारा अब भी पेश कर रहा है। जैसे गज़ा के अंदर है, उससे कदरे बेहतर सूरत-ए-हाल है, जो आज है और जो कल बदल जाएगी और बड़ी ज़हरीली फ़िज़ा वहाँ भी हो जाएगी। तो वो लोग जो ज़ायोनिज़्म के नाम पर यूरोप के अपने अज़ीमुशान महल छोड़कर वहाँ आके रहने लगे थे, जिन्हें वहाँ मुफ़्त ज़मीनें दी गईं, मुफ़्त मकान दिए गए, फ़लस्तीनी अरबों की ज़मीनें छीन के उनको वहाँ रिहाइशें दी गईं, उनको तमाम आसानियाँ दी गईं। अगर जंग सूरत-ए-हाल बाक़ी रहती है तो वो आसानियाँ तो ख़त्म होंगी। ऐसे में वो ये क्यों ना सोचें कि जान पे भी बनाई है, माल पे भी बनाई है, तो हम अपने घरों में वापस जाएँ। इधर फ़लस्तीनी अपने घर वापस आना चाहते हैं, इधर ये ज़ायनिस्ट मजबूर होंगे कि यूरोप के अपने मुल्कों में वापस जाएँ और आप हुँ। देखिएगा अगले चंद साल में ये मसला सामने आएगा कि ये 75 लाख के करीब जो यहूदी आबादी ज़बरदस्ती ला के इस्राइल में आबाद की गई है, इनकी घर वापसी शुरू हो चुकी है। 4-5 लाख लोग वापस जा चुके हैं। अगर मज़ीद लोग वापस जाने शुरू हुए, तो ये यहूदी माइग्रेशन का, रिफ्यूजी का एक बहुत बड़ा मसला दुनिया के सामने आके खड़ा होगा। जब ये हुँ। यूरोप के छोटे-छोटे मुल्क में, फ्रांस में और जर्मनी में यहूदी वापस जाके अपने घरों को क्लेम करना शुरू करेंगे कि यहाँ इस्राइल में रहना अब अनसेफ है। हर हाँ, एतबार से ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और ये वापस अपने अपने मुल्कों में पलटेंगे, तो उन मुल्कों में एक क्राइसिस खड़ा होगा कि ये यहूदी रिफ्यूजीज़ आ गए। तो एक यहूदी यानी ज्यूज़ रिफ्यूजीज़ की एक टर्म अगले चंद साल में हमें दिखाई देगी। तो जो राइट टू रिटर्न का अभी मुतालबा है फ़लस्तीनियों का, ये पूरा हो ना हो, लेकिन यहूदी अपने आप से वहाँ से वापस जाना शुरू होंगे, ये सूरत-ए-हाल बन रही है इस्राइल के अंदर। ये जो बेचैनी है, रोज़ाना के मुज़ाहिरे हैं, ये मुज़ाहिरे नेतन्याहू के खिलाफ हैं
अभी जंग सिर्फ इसलिए जारी है और जारी रहेगी कि नेतन्याहू को अपनी जान का खतरा है। वो सरकार से और इक़्तिदार से हटे तो सीधे जेल जाएँगे और ये मुमकिन है कि कोई जुनूनी ज़ायनिस्ट खुद उनके ऊपर वहाँ पर हमला करके उनको खत्म कर दे। ये सूरत-ए-हाल इस्राइल के अंदर है और उस सूरत-ए-हाल से निकलने का कोई रास्ता ना अमेरिका के पास है, ना वहाँ की इस्राइली आबादी के पास है। तो एक अपने मखमसों में दाखिली तौर पर भी बहुत उलझे हुए हैं, उसको छुपाने के लिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि बम डाल दें और पोस्ट वॉर गवर्नेंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें उसी का शाखसाना है। अच्छा, तस्लीम रहमानी साहब, एक सिनेरियो जो आपने कुछ चीजें बताई कि ये यहूदी वापस जाएंगे और रेफ्यूजीज का मसला यूरोप और अमेरिका वगैरह में होगा। बहुत बड़ी तादाद वो है जिनके पास दोनों दो दो मुल्कों के पासपोर्ट है, कुछ लोग हैं जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है। खैर, मैं उस बहस में ना जाकर के, ऐसा सिनेरियो बनता है कि इजराइल पूरी तरह से नाकाम नजर आए और जायनिज्म एक तरह से फेल हो जाए। जायनिज्म जो नजरिया है, जो अपने आप को सबसे बेस्ट समझने का, किसी को भी कत्ल करने का अपने पास हक होने का, जो 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 ये नजरिया है, अजीब पागलपन का नजरिया, ये नजरिया अगर नाकाम हो जाए, जैसे हालात बन रहे हैं, तो आरएसएस, बीजेपी जैसी दुनिया की जो और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या होगा? इन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये ज़ायनिज़्म तो सारी दुनिया में किसी न किसी सूरत में है। हम्म, ज्यूज़ के बाद क्रिश्चियन बैनर्स किया और फिर अब ये हिंदू ज़ायनिज़्म और इसके साथ एक और टर्म है फ़ाशिज़्म, हम्म, जो मिलती-जुलती है दोनों में। वही जो ज़ायनिज़्म का हिकमत अमली है, वही फ़ाशिज़्म की हिकमत अमली भी है। तो ये ज़ायनिज़्म और फ़ाशिज़्म आज इक़्तिदार पे है कहीं न कहीं, बहुत से मुल्कों में आज वो इक़्तिदार पे है। इसलिए बहुत जल्दी ये ज़ायनिज़्म और फ़ाशिज़्म खत्म हो जाएगा, इस पर इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। हम्म, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर है कि ये नज़रिया ज़ायनिज़्म का अपने वजूद के आखिरी मराहिल से गुज़र रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एक चिराग सहरी है, जो बुझने से पहले भड़क रहा है। तो इस्राइल में भी ज़ायोनिज़्म भड़क रहा है, इसकी रोशनी तेज़ हो गई है, इसकी लौ तेज़ हो गई है और वही भड़काव हमको अभी भारत में दिखाई दे रहा है, कि हम्म, इस फ़ाशिज़्म की रोशनी तेज़ हो गई है, तपिश बढ़ गई है और इसकी लौ तेज़ हो गई है। ये हम्म, दूसरे मुल्कों में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे-जैसे ये बढ़ेगी और इसकी तपिश बढ़ेगी, इसमें कुछ परवाने इस शमع के गिर्द जो हैं, जो समतो होंगे, जलेंगे, राख होंगे। कुछ तबाही के हमको खदशात हैं, जो भी हो ही रही है बहरहाल। हम गज़ा की तबाही को कम करके किसी सूरत में आँक नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई जुनूनी स्टेप गज़ा में भी लिया जा सकता है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी वो जुनूनी स्टेप लिए जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से बुझ जाने के मुतरादिफ होगा, जिस तरीके से आपको मैं याद दिलाऊँ भारत की तारीख़ का वो भयानक तरीन जीनोसाइड जो अशोका के ज़माने में हुआ था। इससे पहले तकरीबन यही हालात थे बुद्धिज़्म के खिलाफ। बुद्धिज़्म के खिलाफ हिंदू ज़ायोनिज़्म ने उस ज़माने में भी जंग छेड़ी थी और आज से हज़ारों साल पहले तकरीबन 1 करोड़ बुद्धिस्ट को कत्ल कर द के इस मुल्क से भगा दिया था और 15 मुल्कों में फिर आज उनकी हुक्मरानी मौजूद है, यहाँ भी उनकी तादाद मौजूद है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अशोका का एम्पायर खत्म हो गया। और बहुत लंबे अरसे के लिए फिर यहाँ अमन कायम हो गया। तो इसी तारीख़ी वाक़े से समझना चाहिए कि ज़ायनिज़्म जब आखिरी दर्जे में हो, तो इस किस्म का एक भड़काऊ और तशद्दुद सामने चंद साल के अंदर आ सकता है, लेकिन उसके बाद दुनिया एक बार फिर गहवारा अमन बनने इसी ज़माने में ज़रूर जा रही है और ज़ायनिज़्म ये उस तशद्दुद के बाद अपने आप ये ज़ायनिज़्म खत्म होगा, चाहे ज्यू ज़ायनिज़्म हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू ज़ायनिज़्म। तो आपने जो नतीजा निकाला वो वाकई तकरीबन उस जैसा है जैसे हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि अगली नस्ल नहीं, हमारी ही नस्ल मस्जिद अल अक्सा में जाकर के नमाज पढ़ेगी। तो इंशाअल्लाह। वो बड़े यकीन से कहते हैं और आप भी तकरीबन उसी तरफ इशारा आपने दिया है कि इनका खात्मे से पहले जैसे चिराग सहरी भड़कता है, वो हालत है। और उसके साथ साथ और भी जो फासिस्ट और जो रेडिकल जो फोर्सेस हैं, उनका भी
खात्मा होगा और इससे पहले एक बड़ी कीमत हो सकता है इंसानियत को अदा करनी पड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।